नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका GSIQ में। और कैसे हो आप सभी? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया से पढ़ रहे हो? ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और उसका भी अध्याय 12 अपना चल रहा था। और इस अध्याय का नाम है नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध। इसमें धारा 200 से लेकर के 297 तक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम 200 से लेकर के 280 तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के इन वीडियोज को देखिए। फिर इससे आगे जो धाराएं हैं आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद में देखो अपना जो सिलेबस है EORO एग्ज़ाम का, उसमें 9 चैप्टर अपने सिलेबस में दिए हुए हैं। एक्ट में टोटल 17 हैं, अपने दिए हुए हैं 9। तो जैसे ये वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अपने ये 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अपने बचेंगे 3 नियम बचेंगे। वो आधा आधा घंटे के हैं। मान लो कि उनमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ चीज़ें रिपीट हुई हैं। अगर आपने एक्ट अभी तक का जो एक्ट जो मैंने पढ़ाया है वो ध्यान से पढ़ लिया है तो उनमें आपको ज़्यादा जोर नहीं आएगा। ठीक है। तो जैसे इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे अपना नगर पालिका एक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा EORO के अनुसार। फिर पार्ट बी के अंदर एक्ट के अलावा 3 नियम दे रखे हैं और उसके बाद योजनाएं दे रखी हैं। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? नियम और योजनाएं पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक सजेशन लेना चाहूँगा कि देखो आपको एक टेस्ट सीरीज के लिए पूछना है कि आप पार्ट बी का ओनली लेके आएँ या फिर दोनों का लेकर के आएँ। ठीक है। तो इसमें आपको अगर स्टार्ट रहेगा तो मैं आपको एक अपने देखो 9 चैप्टर हैं, टोटल 9 चैप्टर हैं। तो एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन मैं बना करके आपको दूंगा। और ऐसे टोटल कितने हो गए? 900 क्वेश्चन हो गए। और इनका जो मिनिमम जो चार्ज रहेगा वो नामात्र का 199 रहेगा। तो 199 में आपको 900 क्वेश्चन मिल जाएंगे। किसके? एक्ट के। पार्ट बी के कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे? 900। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हो वह आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में मुझे बता दें। अगर आप पर्सनली मैसेज मुझे करना चाहते हो तो मेरी टेलीग्राम ID है @GS भारद्वाज। ठीक है। तो इसमें आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। और आप कमेंट बॉक्स में अगर इंटरेस्टेड हैं, आपको पार्ट बी के 900 क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएंगे 199 में, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। ठीक है। चले चलते हैं अब वीडियो की तरफ। तो इसमें देखो सबसे पहले धारा 281 में क्या दिया हुआ है कि कतिपय विकारों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए शास्ति। मतलब कुछ लोग कतिपय विकारों से पीड़ित हैं, मतलब संक्रमित हैं। ठीक है। उनके द्वारा कोई कार्य किए गए हैं तो उनके लिए जुर्माना क्या होगा? तो उनके लिए होगा जुर्माना 1000 से 2000 रुपये तक जुर्माना होगा। और वो कुछ कार्य निम्नलिखित जो कार्य हैं वो कर नहीं सकते। अगर वो इन कार्यों को वो संपन्न करते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। इन कार्यों के लिए उनको निषेध किया गया है। ठीक है। तो वो कार्य कौन कौन से हैं? जैसे एक तो वो खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, औषधि नहीं बनाएंगे। अगर वो संक्रमित है तो ना तो इनको बनाएंगे और ना इनको बेचेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो औषधि या दवाई है, ठीक है, ना तो वो बनाएगा ना ही उसको छुएगा। गंदे कपड़े आदि धोने का व्यापार नहीं करेगा। अगर किसी धोबी को संक्रमित हो गया है, धोबी उसको कोरोना हो गया है या कोई भी संक्रामक उसको रोग है तो ये सब कार्य नहीं करेगा। तो ये कौन सी धारा कहती है? धारा 281 कहती है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो वो कुछ कार्य नहीं करेगा। जैसे वो कपड़े धोना है, किसी औषधि बनाना है, उसको छूना है, खाद्य वस्तुएं हैं। जैसे मान लो कोई संक्रमित व्यक्ति है तो वो कचौरी नहीं बेच नहीं सकता। कचौरी है, समोसे हैं, जो भी है, मतलब खाने की वस्तु वो नहीं बेच सकता, क्योंकि इस वजह से उसका जो रोग है वो अन्य में फैलने की संभावना रहती है। ठीक है। तो इसलिए रोग के प्रसार को रोकने के लिए उनको कुछ कार्य के लिए मनाही की गई है। लेकिन अगर कुछ लोग जानबूझ के ऐसा कार्य करते हैं तो उन पर जुर्माना 1000 से लेकर के 2000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बाद धारा 282 कहती है कतिपय व्यवसायों का विनियमन। ठीक है। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनका विनियमन सरकार कर सकती है। तो ऐसे कौन से व्यवसाय हैं? ऐसे व्यवसाय जिनसे न्यूसेंस फैलने की संभावना हो। ठीक है। मतलब गंदगी या फिर किसी को घृणा हो उस चीज़ के, कोई उसको पसंद नहीं करे, तो ऐसे व्यवसाय जिससे न्यूसेंस फैलने की संभावना हो या जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए खतरनाक हो, तो ऐसे जो व्यवसाय हैं उन पे जो नगर पालिका उसको विनियमित कर सकती है, उन पे रोक लगा सकती है। ठीक है। या फिर उनको अन्य स्थान पे प्रतिस्थापित कर सकती है कि भाई आप इस आबादी क्षेत्र में ये काम नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन से काम हैं? जैसे पशुओं के अवशेष, जैसे हड्डी, सींग, चमड़ी आदि से संबंधित जो व्यवसाय होते हैं,
अब वो हड्डी पीसने का काम है तो वो घृणित कार्य है, तो वो आप आबादी क्षेत्र में या कहीं ऐसी जगह पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको विनियमित किया जा सकता है। जैसे मांस है, मछली है, मछली विक्रय है, मछली बाजार है, तो वहाँ कितनी गंदगी रहती है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ उससे गुजरने में किसी को न्यूसेंस हो सकता है। ठीक है, तो इन पे विनियमन किया जा सकता है, जैसे रंगाई करना, साबुन बनाना, तेल उबालना, ईंट चूना आदि को पकाना, सूखी घास, चारा, कोयला, ज्वलनशील पदार्थ आदि का संग्रह करना। तो इन ऐसे व्यवसायों पे क्या कर सकती है सरकार, विनियमन कर सकती है। अनाज का संग्रहण करना, अब अनाज के संग्रहण, अनाज की भूसी है, अब अगर उसमें कमरे में सीलन आ जाती है, फिर बारिश होती है तो कितनी भयंकर बदबू आती है। ठीक है, तो इससे न्यूसेंस फैल सकता है। जैसे तेल की मिल है या फिर अन्य कोई व्यवसाय से दुर्गंध फैलता हो, धुआं आदि निकलता हो, तो इनका सरकार क्या कर सकती है, विनियमन कर सकती है। ये कौन कहता है, धारा 282। तो अगर ऐसे कोई व्यवसाय हैं इनसे दुर्गंध फैलती है, धुआं निकलती है, तो धारा 282 क्या कहती है, नगर पालिका स्वामी या अधिभोगी को लिखित नोटिस देगी और लिखित नोटिस दे करके उसको तुरंत बंद करवाने को बोलेगी, या बोलेगी आप इसकी संरचना से संबंधित कोई परिवर्तन करो, या फिर इसको क्या करो, अन्य स्थान पर खोलने को कह सकती है। ये नगर पालिका की शक्ति है। ठीक है, लेकिन यदि उस परिवार ने वो जो धंधा खोल रखा है वो उसका कुटीर उद्योग है, मतलब पूरे उस परिवार की आजीविका का साधन ही हुआ है, अगर ऐसा है तो नगर पालिका इस परिवार के लिए पहले आजीविका की व्यवस्था करेगी, उसके बाद उस जो भी व्यवसाय है उसको बंद करवाएगी। नोटिस का उल्लंघन करने पर 2 सीधी पर जुर्माना 2000 से 5000, और अगर जारी रखते हो तो आपको 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, नगर पालिका के आवेदन पर अगर वो नगर पालिका मजिस्ट्रेट को आवेदन करती है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यवसाय को बंद भी करवा सकता है। ठीक है, अगर बिना अनुज्ञा के या लाइसेंस वापस लेने के बाद भी आप इस व्यवसाय को करते हो तो उस पर जुर्माना कितना लगता है, 1000 से 2000, और जारी रखने पर 50 से 100 रुपये प्रतिदिन। उसके बाद में व्यथित व्यक्ति जो है जिसका व्यवसाय बंद किया गया है, जो दुखी है, वो 30 दिन के भीतर भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है। कलेक्टर का निर्णय जो है वो क्या होगा, अंतिम होगा। उसके बाद दिया हुआ है धारा 283 में देखिए क्या कहती है कि मजदूरों को बुलाने या उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग। अब जैसे कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं तो उनमें शिफ्ट होती हैं। ठीक है, 8-8 घंटे काम करवाते हैं, 6-6 घंटे वो एक शिफ्ट में अलग व्यक्ति काम करता है, फिर अगली शिफ्ट में दूसरा व्यक्ति काम करता है। तो अगर वो लोग मशीन उनकी थोड़ी सी देर भी बंद होती है तो उनको नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जैसे एक की शिफ्ट पूरी होती है दूसरे को बुलाना पड़ता है, लेकिन अब वहाँ पर इतनी सारी मशीनें चल रही हैं तो ऐसे तो है नहीं कि नॉर्मल आवाज़ में या नॉर्मल सायरन के अंदर उसको सुन जाएगा, वो फिर सायरन भी ज़्यादा ज़ोर से बजाएंगे। ठीक है, तो इससे ध्वनि प्रदूषण की संभावना है। तो इसलिए नगर पालिका जो है ऐसी जो सायरन है उसका उपयोग करने के लिए मना कर सकती है, बिना अनुज्ञा के आप इसका प्रयोग नहीं करोगे। और अगर नगर पालिका अनुमति देती भी है तो ऐसी कुछ शर्तें लगा सकती है और इन शर्तों के अधीन आपको अनुमति दी जाएगी। और अगर सरकार को लगे, नगर पालिका को लगे कि अनुमति वापस लेनी है तो 1 माह का नोटिस देगी और 1 माह के नोटिस के बाद में अनुमति वापस ले लेगी। लेकिन अगर अनुमति वापस लेने के बाद भी आप उसको बजा रहे हो या फिर बिना अनुज्ञा के कार्य कर रहे हो या शर्तों का उल्लंघन करते हो तो आपको जुर्माना लगेगा 2000 से लेकर के 5000 रुपये तक। ये कौन कहती है, धारा 283। अब देखिए धारा 284 में लिखा व्यष्टि को, मतलब व्यक्ति को संबोधित नोटिसों की तामील मतलब अनुपालन करवाना। अब ये कैसे होगा, जिस व्यक्ति के नाम नोटिस है उसको सौंपा जाएगा। ठीक है, पहले तो उसको सौंप दिया जाएगा, एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगर मान लो वो व्यक्ति घर पे नहीं मिले तो क्या करेंगे, तो घर का कोई वयस्क पुरुष है, देखो इसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया, किसको शामिल किया गया, वयस्क पुरुष को, या फिर उसके नौकर को सौंप देंगे। ठीक है, दूसरा, यदि मान लो व्यक्ति नगर पालिका सीमा के बाहर रहता है तो अपन क्या करेंगे, लिफाफे, राष्ट्रीयकृत डाक के द्वारा लिफाफे में उसको भेजेंगे। अगर मान लो वो बाहर भी नहीं है तब क्या होगा, अगर इनमें से कोई भी, ये तो 3 तरीके हैं, या तो उसको सौंपो या फिर उसके घर पे कोई और व्यक्ति होगा उसको सौंप दो या फिर डाक से भेज दो। अगर ये तीनों तरीके नहीं है तो फिर कैसे किया जाएगा, तो इनमें से कोई भी तरीका अगर उपलब्ध नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 पड़ोसियों को पकड़ेंगे और पड़ोसियों को पकड़ के उसके घर के आगे जहाँ सहज दृश्य भाग पर चिपका देंगे। ठीक है, उस पर जहाँ पे दिखता है आसानी से हर किसी को, वहाँ पर वो नोटिस को चिपका देंगे और मान लिया जाएगा कि व्यक्ति को नोटिस दे दिया गया। लेकिन मान लो कि वहाँ पे आपने चिपकाने के लिए गए और वो अंदर से कोई व्यक्ति आया
कि भाई साहब वो तो किराएदार था, वो तो चला गया, मकान मालिक तो मैं हूँ, ठीक है। तो फिर अब उस व्यक्ति के तक पहुंचाना संभव नहीं है ना उस नोटिस को। संभव देखो, व्यक्ति से अगर दिए जाने की संभावना या नोटिस अपेक्षा नहीं है तो नगर पालिका क्या करेगी, सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से उसकी एक फोटोकॉपी लेगी और अपने नगर पालिका कार्यालय में शहर दृश्य भाग पर लगा देगी, ठीक है। तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ उस व्यक्ति को नोटिस दे दिया गया है। अगर मान लो एक से अधिक स्वामी हैं, उनको नोटिस देना है, तो उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को नोटिस दे दोगे तो मान लिया जाएगा कि आपने सबको नोटिस दे दिया है। अगर कोई नोटिस का अनुपालन न करे तो नगर पालिका उचित कदम उठा सकती है, समस्त जो खर्चा होगा वो उस व्यक्ति से लिया जाएगा। अब देखिए धारा 285 में लिखा हुआ है कि अगर वो व्यक्ति कोई व्यक्ति है वो नोटिस की अवज्ञा करता है, नोटिस की अवमानना करता है, तब क्या होगा। तब देखो, यदि किसी व्यक्ति को जंगम, स्थावर या सार्वजनिक या निजी संपत्ति के संबंध में कोई कार्य करने के लिए आपने बोला, नोटिस के माध्यम से नगर पालिका ने बोला, लेकिन अब वो व्यक्ति करता नहीं है, वो विफल हो जाता है या फिर उसकी अवज्ञा करता है, तब क्या होगा। तो नगर पालिका स्वयं उस कार्य को कर देगी और जो खर्चा होगा वो उस व्यक्ति से वसूल कर लेगी। अगर वो उल्लंघन करता है, खर्चा वर्चा नहीं देता है, तो फिर जुर्माना लगेगा, 2,000 रुपये लगेगा। और अगर वो कहने के बाद भी उसको जारी रखता है, नोटिस की पालना नहीं करता है, तो 50 रुपये प्रतिदिन के उसको देने पड़ेंगे। यही केस में लिखा हुआ है धारा 285 में। 284 में हमने देखा था कि व्यक्ति को नोटिस की तामील करवाना, और फिर 285 में हमने क्या देखा था कि उस व्यक्ति के द्वारा उसकी अवज्ञा करने पर, नोटिस की अवज्ञा करने पर क्या होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 286 में। मान लो सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा, सार्वजनिक नोटिस लगाया है कि भाई यहाँ पे इस रास्ते से गाड़ी लेके गुजरना मना है, या फिर यहाँ पे गंदगी फैलाना मना है, या फिर यहाँ पे मतलब सार्वजनिक नोटिस लगाया कि यहाँ पे कूड़ा करकट नहीं फेंकोगे, ठीक है। उसका अगर आप उल्लंघन करते हो तो आप पे जुर्माना लगेगा 2,000 से 5,000 रुपये तक, और अगर जारी रखते हो तो आप पे जुर्माना लगेगा 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये प्रतिदिन, ठीक है। ये कौन कहती है, धारा 286। उसके बाद देखिए धारा 287 में लिखा हुआ है, स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम, मतलब कोई उल्लंघन करने पर किसी चीज का नगर पालिका किसी कार्य को निष्पादित कर सकेगी और उसका जो व्यय है वो वसूल कर सकेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने स्वामी को किसी काम के लिए बोला था या फिर अधिभोगी को किसी काम के लिए बोला था और वो इसका उल्लंघन करता है या काम नहीं करता है, तो नगर पालिका उस कार्य को स्वयं कर लेगी और उसका खर्चा किससे ले लेगी, स्वामी या अधिभोगी से ले लेगी। तो ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ो, देखिए ध्यान से पढ़ो। यदि नगर पालिका किसी स्वामी या अधिभोगी से किसी कार्य को करने की अपेक्षा करे और वह ना करे तो नगर पालिका स्वयं कर लेगी, और स्वयं करके जो खर्चा है, जो प्रशासनिक व्यय है, वो किससे ले लिया जाएगा, वो स्वामी से या अधिभोगी से ले लिया जाएगा। अब देखो धारा 287 में हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि खर्चा किससे लिया जाएगा, स्वामी से वसूल करेगी, और खर्चा तो उसका जो लगा है वो तो लेगी, इस खर्चे का 10% और लेगी, ठीक है। मान लो इसके 100 रुपये लगे हैं तो नगर पालिका इसका 10% मतलब 10 रुपये इससे और लेगी, टोटल 110 रुपये लेगी, ठीक है। ये कौन लेगी, नगर पालिका। उसके बाद देखो न्यूनतम राशि 1,000 रुपये वसूल करेगी, अगर इससे कम खर्चा लग रहा है तो भी 1,000 रुपये आपसे लिए जाएंगे। यदि नगर पालिका किसी व्यक्ति के साथ जल निकास या जल कनेक्शन आदि के लिए समझौता करे तो इस संबंध में भी वसूली की जा सकती है, ठीक है। अब आगे कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है या भुगतान नहीं करता है तो उससे 15% की दर से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। अगर कोई टाइम पे पैसे नहीं देता है और इस पर उल्लंघन करता है तो उससे 15% ब्याज और लगाया जाएगा। और भवन के स्वामी के द्वारा भुगतान न करने पर वसूली अधिभोगी से या किराएदार से की जाएगी, और किराएदार ये रुपये किसमें काट लेगा, किराए में से काट लेगा बाद में, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है धारा 288 में दिया हुआ है कि स्वामी द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर अधिभोगी संकर्म निष्पादित कर सकेगा, मतलब कार्य कर सकेगा और किराए में से वे काट सकेगा। समझ में आया कुछ। ये कह रहा है कि एक तो स्वामी हो गया, द्वारा व्यतिक्रम उल्लंघन करने पर किए जाने पर अधिभोगी उस कार्य को करवा देगा, किराएदार जो भी है अधिभोगी है वो उस कार्य को करवा देगा, मालिक नहीं करवा रहा, मकान मालिक, और उस जो काम उसने करवाया है उसको किसमें से, किराए में से काट लेगा, ठीक है। तो यदि भवन का स्वामी नगर पालिका द्वारा अपेक्षित कार्य निष्पादित नहीं करता है तो किराएदार या अधिभोगी करवा देगा, बाद में जो खर्चा है वो स्वामी से वसूल लेगा या फिर किराए में से
काट लेगा। ठीक है, मान लो कि ये कोई घर है और ये आपने यहाँ पे कमरा किराए पे ले रखा है, नगर पालिका ने बोला कि भाई साहब यहाँ से है ना नाली निकालो, यहाँ पानी रुका हुआ है, आगे से निकालो। तो अब ये मकान मालिक इस काम को करवा नहीं रहा और आपने क्या किया, इस काम को करवा दिया। तो करवा दिया तो आपका खर्चा लगा, तो ये खर्चा जो है आप स्वामी से वसूलोगे। ये नहीं देता तो फिर किराया देते टाइम इससे किराए में से काट लोगे, सीधी सी बात है। ये कहती है धारा 288। उसके बाद देखिए धारा 289। 289 में लिखा हुआ है कार्यवाहियाँ यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है। इसका मतलब ये है, अभी तो क्या कर रहा था, अधिभोगी आगे बढ़ के कार्य करवा रहा था, स्वामी नहीं कर रहा था, अब अधिभोगी टांग अड़ा रहा बीच में। मतलब ये कोई घर है, ये आपने यहाँ पे क्या लिखा रखा है, किराए पे मकान ले रखा है, ये मालिक का पूरा घर है। नगर पालिका ने बोला भाई साहब इस घर के आगे से नाली निकालनी पड़ेगी, मकान मालिक को बोला, मकान मालिक निकालने को तैयार है, वो निकाल रहा है, आप बीच में डंगा करोगे, नहीं मैं इधर से नाली नहीं निकालने दूंगा, ये तो मेरे रूम के आगे से जाएगी, मेरे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। तो अब कौन टांग अड़ा रहा है, किराएदार। तो इस केस में क्या होगा देखो, यदि किसी भवन का अधिभोगी या किराएदार भवन के स्वामी को नगर पालिका के आदेश का पालन नहीं करने देता है, तो स्वामी मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा और सबूत दिखाएगा कि हाँ देखो ये मेरे का, मैं तो काम करना चाहता हूँ साहब, लेकिन किराएदार करने नहीं दे रहा, समझ रहे हो। आप उसको जाके बोलेगा मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इस आवेदन का खर्चा किराएदार से वसूल करने का आदेश दे सकता है कि भाई उसने, उसकी वजह से तो आपने ये आवेदन का खर्चा किया है, तो उससे वो किराया ये ले सकता है इसका खर्चा। और यदि अधिभोगी निरंतर 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए भाई साहब उसको काम नहीं करने दे रहा, मकान मालिक को वो काम नहीं करने दे रहा, 8 दिन हो गए, तो उसके बाद अगर स्वामी कार्य निष्पादित नहीं करने देता है तो स्वामी के ऊपर जुर्माना नहीं लगेगा। किस बात का, कि भाई आप लेट नहीं, नगर पालिका ने टाइम दिया था मालिक को कि इतने 2 दिन में हो जाना चाहिए काम, और उसको लेट हो रहा है किसकी वजह से, अधिभोगी की वजह से, तो मकान मालिक के ऊपर कोई अन्य जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन 8 दिन पूरे हो गए तो जो अधिभोगी है उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, और उसके ऊपर कितना जुर्माना लगेगा, 1000 से लेकर के 2000 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगेगा। समझ में आ गया। पहले तो कौन टांग अड़ा रहा था, मकान मालिक अड़ा रहा था, अब कौन टांग अड़ा रहा है, किराएदार टांग अड़ा रहा है। उसके बाद देखिए धारा 290। 290 में लिखा हुआ नगर पालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने के लिए शास्ति। मतलब नगर पालिका ने किसी आदमी को नियुक्त किया कि भाई ये काम करो आप, और आप उसके काम में बाधा डाल रहे हो, मतलब राजकार्य में बाधा डाल रहे हो, समझ रहे हो। मान लो नगर पालिका ने कोई टेंडर दिया था, किसी को ठेके पे दे दिया, भाई इधर से पुलिया बनेगा, ठीक है, अब वो जो कर्मचारी है ना वो भी नगर पालिका के ही हैं, अगर आप उनको भी काम नहीं करने दे रहे हो तो भी आप पे राजकार्य के तहत बाधा में जुर्माना लगेगा 2000 से लेकर के 5000 रुपये तक। और पुलिस ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार भी कर सकती है, इसमें नगर पालिका कुछ नहीं करेगी बेचारी। आप बोलोगे मैं नहीं नगर पालिका के, नहीं नगर पालिका नहीं, आप पकड़े जाओगे वहाँ पर अपराधी के रूप में, और नगर पुलिस वाले जो हैं वो बढ़िया आपकी धुनाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है धारा 291 में, 291 लिखा हुआ अधिनियम नियमों और उपविधियों के भंग करने के लिए, मतलब इस अधिनियम के आपने कोई नियम तोड़े हैं, उपविधियों को तोड़ा है, उल्लंघन किया है, तो उसके ऊपर जुर्माना क्या होगा, यदि अन्यथा उपबंधित नहीं है तो। मान लो कि इस अधिनियम के किसी नियम या उपविधि का उल्लंघन करने पर यदि कोई जुर्माने का प्रावधान नहीं लिखा हुआ, इस अधिनियम में आपने कोई नियम तोड़ा, उसका जुर्माने का प्रावधान नहीं है, तो भी आप पे जुर्माना लगेगा। वो कितना लगेगा, इस धारा के अधीन जुर्माना 2000 से 5000 रुपये तक लगेगा। मान लो नगर पालिका भूल गई, किसी धारा के अंदर जुर्माना लिखना ही भूल गई, तो आप क्या बच जाओगे, नहीं बचोगे। तो धारा 291 बनाई गई है कि अगर कहीं भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो धारा 291 के तहत जुर्माना लगा दिया जाएगा। समझ में आया। उसके बाद देखो धारा 292 में लिखा हुआ है अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश। मतलब इस अधिनियम के कोई कार्य करने के लिए, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए आप किसी भी घर में कभी भी प्रवेश कर सकते हो, इस अधिनियम के कार्य के लिए, ऐसे पर्सनल काम के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। प्रवेश कब कर सकते हो, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच। दूसरा, प्रवेश से पहले जो अधिभोगी है, किराएदार, उसको 24 घंटे का नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। और सामाजिक और धार्मिक रीति को ध्यान में रखा जाएगा। अगर कोई मंदिर बना हुआ है तो आप चप्पल निकाल के जाओगे, कोई व्यक्ति जाकर नमाज पढ़ रहे हो, जब आप गए थे तो आप रुकोगे, जब तक उनकी नमाज पूरी नहीं होती तब तक आप कोई तलाशी नहीं लोगे, ठीक है। उसके बाद है धारा 293 में लिखा हुआ निवारक निरीक्षण, ठीक है। अगर इस नियम के तहत
किसी भवन या भूमि पर ऐसा लगता है कि इस अधिनियम के नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो उस टाइम पे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी या उस भवन में बिना नोटिस के प्रवेश कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। कौन कौन? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी। ऐसे पाया गया, मान लो कि किसी घर के अंदर कोई संक्रमित व्यक्ति रह रहा है, कोई बता नहीं रहा, ठीक है, तो अब इस धारा के उल्लंघन हो गया, इस नियम अधिनियम का उल्लंघन हुआ कि आपको बताना चाहिए। नियम तो ये कहता है कि अगर आप किसी रोग से संक्रमित हो या फिर आपके घर में कोई और है तो आपको बताना चाहिए था कि उसको प्रसार नहीं हो, फैले नहीं, ठीक है, लेकिन आपने बताया नहीं। तो अब मान लो कि इनको पता चल गया कि भाई साहब इसके ऐसा घर में कुछ है, इन्होंने छुपा रखा है किसी को, तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीएमओ और स्वास्थ्य अधिकारी उसके घर में बिना किसी नोटिस के, कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट प्रवेश करके निरीक्षण कर सकते हैं। लेकिन ये धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का ध्यान रखेंगे भाई, जैसे भी उनकी धार्मिक और सामाजिक परंपराएं हैं उनका ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए धारा 294 लिखा हुआ प्रवेश करने की शक्ति। किसकी प्रवेश करने की शक्ति? तो प्राधिकृत अधिकारी, जिसको कोई कार्य सौंपा गया है उसको निरीक्षण करने की, तलाशी करने की, ठीक है। इसके लिए दरवाजे, फाटक, ताले आदि खुलवाने की शक्ति, ठीक है। जैसे वो ना दया दरवाज़ा तोड़ दो, तो ये दरवाज़ा तोड़ने की शक्ति कहाँ मिलती है? धारा 294 में, ठीक है। प्रवेश करने के लिए दया दरवाज़ा तोड़ दो, तो दया दरवाज़ा तोड़ सकता है धारा 294 के तहत। उसके बाद देखिए धारा 295 में लिखा हुआ कतिपय मामले में प्रतिकर का अवधारण या निर्धारण, मतलब कुछ निश्चित मामलों में आपको क्षतिपूर्ति दी जाएगी, उसका निर्धारण कैसे होगा? तो देखो कौन करेगा और कैसे करेगा। तो प्रतिकर या नुकसानी समुदाय में अगर सहमति ना हो, मान लो विवाद हो जाए, तो निदेशक, स्थानीय निकाय का जो निदेशक है वो उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी, ठीक है। निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा एक अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी जो है वो नियुक्त किया जाएगा, उसके द्वारा विवाद होने पर नुकसानी समुदाय या जो प्रतिकर है उसके निर्धारित की जाएगी राशि। कौन करेगा? स्थानीय निकाय का निदेशक, ठीक है। व्यथित पक्षकार, जो व्यथित व्यक्ति है वो क्या कर सकता है? न्यायालय में केस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद भूमि के संबंध में अगर कोई क्षतिपूर्ति है, कोई प्रतिबंध है, तो उसके लिए अपना एक एक्ट बना हुआ है, भूमि अर्जन अधिनियम 1894, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। ये किसमें लिखा हुआ है? धारा 295 में, ठीक है। तो धारा 295 में आपको कौन निर्धारित करेगा प्रतिकर और नुकसानी? वो करेगा निदेशक, स्थानीय निकाय। और भूमि के संबंध में कोई मामला है तो वो कहाँ से किया जाएगा? भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत। उसके बाद देखिए धारा 296 में लिखा खर्चे या व्यय कैसे अवधारित या और कैसे वसूल किए जाएंगे, मतलब जो खर्चे हो गए आपके एक्स्ट्रा वो कैसे तो निर्धारित होंगे और कैसे वसूल किए जाएंगे, ये कहाँ लिखे हुए? धारा 296 में। तो कैसे होंगे? किसी भी खर्चों या व्ययों के संबंध में विवाद होने पर रकम जो है नगरपालिका डिसाइड करेगी, कहीं भी विवाद होता है तो, और कर की तरह वसूल की जाएगी। जैसे टैक्स वसूल करते हैं ना, वैसे नगरपालिका उस राशि को वसूल करेगी। ये किसमें लिखा हुआ है? धारा 296 में। अब देखिए धारा 297 में लिखा हुआ है राज्य नगरपालिका संघ का गठन और उसके कर्तव्य। जो है राज्य नगरपालिका संघ, समझ में आया? मतलब राजस्थान की सभी नगरपालिकाओं का एक क्या बना दिया गया? संघ का गठन किया गया। अब उसके कर्तव्य, उसके कार्य क्या होंगे, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ? धारा 297 में। तो ये जब जो नगरपालिका संघ है ये बनेगा कैसे? तो राज्य की समस्त नगरपालिकाओं का राजस्थान राज्य नगरपालिका बोर्ड के नाम से एक संघ बनाया जा सकता है। कब बनाया जा सकता है? जब संघ तभी बनेगा जब आधी से अधिक नगरपालिकाएं इस संबंध में पृथक पृथक संकल्प प्रस्तुत करें। सभी नगरपालिकाओं को लिख के देना पड़ेगा कि हाँ हम चाहते हैं कि हमारा एक संघ बनाया जाए। तो राजस्थान सरकार क्या करेगी? राजस्थान राज्य नगरपालिका बोर्ड के नाम से संघ बना देगी। अब इसके संघ के कार्य क्या क्या होंगे वो देखिए आप। संघ के कार्य देखो, सबसे पहले नगरपालिकाओं के जो सामान्य हित है, हितों की रक्षा के लिए तो संघ बनते हैं, छात्र संघ है, ठीक है, वैसे ही नगरपालिका संघ हो गया। और नगरपालिकाओं के सामान्य हितों और विवादों, समस्याओं का परीक्षण करना और इस संबंध में सूचना का प्रसारण करना। किसको सूचना देना? राज्य सरकार को सूचना देना।
राज्य सरकार और अन्य अभिकरणों को इसकी जानकारी देना कि हमारी ये दिक्कत है। नगर पालिका प्रशासन में सुधार और सहायता और परामर्श देना, ठीक है। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य भी कौन कर सकता है, जो संघ बनाया गया है नगर पालिकाओं को वो कर सकता है। अभी ये तो हो गई ऊपर वाली बात, ये किसके कार्य हो गई। अब कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें नियम कौन बना सकता है, केवल सरकार बना सकती है, राज्य सरकार। नगर पालिका नियम नहीं बना सकती। जैसे संघ का संविधान क्या होगा, ये संघ कार्य कैसे करेगा, इसके लक्ष्य क्या होंगे, इसके उद्देश्य क्या होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, राज्य सरकार। नगर पालिकाओं द्वारा संघ को दिए जाने वाले अभिधाय की रकम और उसका ढंग, ये कौन डिसाइड करेगा, ये राज्य सरकार करेगी। संघ के वित्त पोषण के लेखाओं, उसके जो दस्तावेज हैं उनका रख रखाव और संप्रेक्षण और प्रबंध और नियंत्रण कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये कौन डिसाइड करेगी, राज्य सरकार, ठीक है। उसके बाद देखिए, केवल नगर पालिका अध्यक्ष संघ में भाग ले सकते हैं। जो संघ है उसकी जगह मीटिंग होती है तो उसमें कौन कौन भाग ले सकता है, केवल नगर पालिका अध्यक्ष ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना जो चैप्टर है 12th चैप्टर, जो 12वां जो चैप्टर है जिसमें धाराएं 200 से लेकर के 297 थी कि तो वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से स्टार्ट होता है 12A, मतलब 12A लिखा हुआ है, मतलब ये बाद में जुड़ा है, ठीक है। तो अध्याय 12 बाद में जुड़ा है, हालांकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ छूटे नहीं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, इसको पढ़ लेते हैं ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, 2 धाराएं छोटी छोटी हैं, वह भी हम देख लेते हैं ताकि आपके मन में ऐसे नहीं रहे कि कुछ छूट गया, इससे क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा, संपत्ति के विरूपण का निवारण, मतलब संपत्ति का स्वरूप बिगाड़ रहे हो आप, कहीं पे नगर पालिका ने विज्ञापन लगा रखा है, कहीं पोस्टर लगा रखा है, कोई मूर्ति लगा रखी है, आपने क्या किया, उसके ऊपर कालिक पोत दी या फिर आपने उस पर कलर डाल दिया या फिर उसका कोई एक हाथ तोड़ दिया या फिर विज्ञापन पे कुछ उल्टा सीधा लिख लिया अपने पेन से, समझ रहे हो। तो इसके लिए आपको जुर्माना लगेगा। जुर्माना क्या लगेगा, देखो धारा 297 कै में क्या लिखा हुआ है, संपत्ति के विरूपण के लिए शास्ति। जुर्माना क्या है, जो लोग दृश्यांतर्गत किसी संपत्ति को मतलब जो आम आदमी को दिख रही है, जैसे अपन रास्ते पे चल रहे हैं और अपने को मूर्ति दिख रही है, लोग दृश्यांतर्गत किसी भी संपत्ति को पोस्टर या पंपलेट हो इत्यादि चिपकाकर गंदा नहीं करेंगे, ठीक है। नगर पालिका कोई कार्यालय है, मान लो कोई स्कूल बनी हुई है अपनी, और स्कूल में जा कर के आप ऐसे कुछ भी पोस्टर वगैरह चिपका के उसको गंदा नहीं करोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो जुर्माना लगेगा, कारावास 1 वर्ष का और 5,000 से लेकर के 10,000 रुपये आपको जुर्माने के लिए देने पड़ेंगे। अगर आप इसी अपराध को दोबारा दोहराते हो तो आप पे जुर्माना लगेगा 2 वर्ष का कारावास और 1,000 से लेकर के 2,000 रुपये का जुर्माना। ये लिखा हुआ है धारा 297 कै में। अब देखिए धारा 297 ख 297 ख में लिखा हुआ है, अपराध करने के प्रयत्न के लिए दंड, मतलब आपने अपराध नहीं किया लेकिन आपने प्रयत्न किया है, संपत्ति के रूप को बिगाड़ने का आपने प्रयास किया है, फिर लोगों का साथ दिया है, तो भी आप पे वही जुर्माना लगेगा जो धारा 297 कै में लगाया गया है, ठीक है। इसके समान अपराधी के समान दंड आपको दिया जाएगा। धारा 297 में लिखा है दुष्प्रेरक के लिए दंड, आपने प्रयत्न भी नहीं किया, ठीक है, आपने काम नहीं किया लेकिन फिर भी आपने दुष्प्रेरक किसी को प्रेरित किया इस काम के लिए, तो आप पर 297 के तहत ही अपराधी के समान दंड लगेगा। वही जुर्माना 1 वर्ष लगेगा कारावास, 5 के से 10,000 तक आपको जुर्माना लगेगा। पुनः करने पर 2 वर्ष का कारावास और 1,000 से लेकर के 2,000 रुपये जुर्माना आपको देना पड़ेगा। फिर है धारा 297 ग 297 ग हम पहले पढ़ चुके हैं। 297 ग देखिए, लेखन आदि को मिटाने की शक्ति। नगर पालिका ने कुछ विज्ञापन लगाए थे और आपने उस पर उल्टा पुल्ट कुछ लिख दिया, ठीक है, तो उसको मिटाने की या विरूपण या फिर कोई चिन्ह आदि को हटाने के लिए उचित कदम कौन उठा सकेगी, नगर पालिका। ये किसकी शक्ति है, नगर पालिका की शक्ति है, या किसी प्राधिकृत अधिकारी की शक्ति है कि अगर आपने कोई उल्टा पुल्टा लिखा है तो वो जाएगा और उसको जाकर के क्या करेगा, उसको हटवा देगा। ये लिखा हुआ धारा 297 घ में। उसके बाद देखिए धारा 297 अण, अपराध का समन करने की शक्ति। इसका मतलब ये है कि देखो, एक तो कारावास होता है, एक जुर्माना होता है। तो आप कारावास मान लो 2 माह की जेल होती है उसको, तो बोलेगा भाई जेल मत करो मुझे, मैं इस 2 माह का आपको पैसे दे दूंगा, मतलब जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ। तो नगर पालिका या प्राधिकृत अधिकारी किसी केस में या अभियोजन को वापस लेने तथा अपराध का समन अर्थात जेल के बदले जुर्माना लगाने के लिए सक्षम होगा।
मतलब अपराध को किस में चेंज कर रहे हो, जेल के बदले जुर्माना लग जाएगा, पैसे दे दोगे। ये किस में लिखा हुआ है, धारा 297 अब देखिए धारा 297 में लिखा हुआ है संरक्षण, स्थानीय प्राधिकारी का संरक्षण। तो स्थानीय प्राधिकारी के खिलाफ कोई केस, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी जब तक उसने सद्भावना से कोई कार्य किया है या लोकहित में उसने कोई कार्य किया है। मान लो उससे कोई गलती हो गई, कोई उल्लंघन हो गया, तो उसके खिलाफ जो है कोई केस, अभियोजन या अन्य कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये किसमें लिखा है, धारा 297(6) में। अब आगे देखिए 297(6). 297(6) में लिखा हुआ है अध्याय का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना। मतलब ये है कि अगर कोई अन्य विधि है, एक ही अपराध के लिए दो विधियां बनी हुई हैं और एक विधि इस कानून में है और दूसरी अन्य में है, तो इस कानून की जो बात है वो ज़्यादा लागू होगी बजाय कि उसके। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है यह अध्याय अन्य विधियों पर सर्वोच्च होगा, अर्थात एक ही बात के लिए प्रावधान दो कानूनों में होने पर इसी कानून को बड़ा मानेंगे। ठीक है, आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद देखिए धारा 297(j), इसमें लिखा हुआ है परिभाषाएं। परिभाषा किस किस की, जैसे विरूपण है। विरूपण का क्या मतलब होता है, स्वरूप का हास, नुकसान, मतलब उसको रूप बिगाड़ना, सीधी सी बात है। उसके बाद संपत्ति क्या होगी, तो संपत्ति कोई भी भवन है, झोपड़ी है, स्मारक है, मूर्ति है, पाइपलाइन है, दीवार है, खंबा है, ये क्या हो गई संपत्ति, जो जंगम और स्थावर दोनों हो सकती है। लोक स्थान, लोक स्थान क्या होंगे, जैसे सड़क है, गली है, मार्ग है, जनता की पहुंच है, आश्रम है। ठीक है, जहाँ से मतलब आम आदमी को गुजरने का अधिकार है, वो क्या है, लोक स्थान है। लोक दृश्य, ऐसी वस्तु जो राहगीर को नजर आ जाए। ठीक है, लेखन, तो अलंकरण, अक्षरांकन और सजावट। लेखन क्या होगा, आपने कोई अलंकन कर दिया, कोई चित्र बना दिया विज्ञापन के ऊपर, या कुछ लिख दिया है, उसकी कोई एक्स्ट्रा आपने डिजाइन बना दी, तो ये क्या हो गया, लेखन, लेखन हो गया। ठीक है, तो देखो ये हमने क्या कर लिया है, अध्याय 12 को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने पढ़ी है धारा 281 से लेकर के 297, और 297 भी हमने फिर 12(a) को भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो इसके साथ ही अपना जो एक्ट है, एक्ट में टोटल 17 अध्याय है, अपने सिलेबस में दिए हुए हैं 9। अपने सिलेबस में दिया हुआ है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां नहीं है, फिर सातवां है, फिर 8वां, 9वां, 10वां नहीं है, फिर 11, 12, 13 और 14, 15, 16, 17 अपने सिलेबस में नहीं है। तो अपने 9 चैप्टर हैं, ये 9 चैप्टर अपन कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अपना लगभग जो एक्ट है वो पूरा हो चुका है, और अपने सिलेबस में जो ईआरओ नगर पालिका एक्ट पार्ट बी जो है, पार्ट बी में अपने एक तो 9 चैप्टर थे, 3 नियम है और योजनाएं हैं। तो ये वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। हम अब जल्दी ही 2 दिन में जो है ये नियम वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक वीडियो योजनाओं का आएगा और अपना सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए आप एक काम जरूर करोगे, मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके ये बताओगे कि आप टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज में देखो, एक तो हो सकता है कि मैं कंप्लीट टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँ जिसमें जीके वाला पोर्शन भी शामिल हो। ठीक है, दूसरा ये है कि मैं केवल पार्ट बी का आपको टेस्ट सीरीज कराऊं। पार्ट बी में भी ऐसे कराऊं कि जैसे 9 चैप्टर अपने सिलेबस में है, तो एक चैप्टर के मैं आपको 100 क्वेश्चन करा दूं। ठीक है, और 900 क्वेश्चन आपको मैं अवेलेबल करवा दूं। ठीक है, इसकी फीस जो रखी है वो मैंने नॉर्मल रखी है, 199 रखी है। इसमें आपको 900 जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओगे। और ये अपना जो एक्ट वाला जो 9 अध्याय हैं वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये धाराएं समझ में आई होंगी। और इस वीडियो में जो है हमने देखी है धारा 281 से लेकर के 297 तक। तो हम एक बार इसका फटाफट एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन में हम देखते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ी थी धारा 281 में हमने पढ़ा था कि कतिपय विकारों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए शास्ति, मतलब कोई संक्रमित व्यक्ति है वो अगर कोई जुर्म काम करता है तो उसके लिए लगेंगे 1000 से लेकर के 2000 तक जुर्माना लगेगा। वो कोई खाद्य वस्तु नहीं बेच सकता, उसको छू नहीं सकता, किसी कपड़े धोने का व्यवसाय नहीं कर सकता। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 282 में हमने पढ़ा था कतिपय व्यवसायों का विनियमन, मतलब ऐसे व्यवसाय जिनसे न्यूसेंस फैलता है, जैसे पशुओं के अवशेषों से संबंधित है, मांस है, मछली है, रंगाई है, ईंट चूना, जो जैसे पत्थर, ये जो व्यवसाय है, अगर ऐसा कोई व्यवसाय है जिससे न्यूसेंस फैलता है, गंदगी फैलती है, दुर्गंध फैलती है,
तो स्वामी को नगर पालिका कह सकती है कि या तो इसको बंद करो या इसमें कुछ चेंज करो या फिर किसी अन्य स्थान पर जा करके खोलो। फिर हमने पढ़ी थी धारा 283 में हमने पढ़ा था कि मजदूरों को बुलाने या उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, नगर पालिका इसके लिए अनुमति देगी, उसके लिए शर्त लगा सकती है, और अगर आप शर्तों का उल्लंघन करते हो तो उस पर जुर्माना 2000 से 5000 रुपये तक लगेगा। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 284 में पढ़ा था कि व्यष्टि को संबोधित नोटिस आदि की तामील करना। तो व्यष्टि को नोटिस कैसे मतलब पहुंचाया जाएगा, तो सबसे पहले तो आप उसको जाकर के सौंप दो। अगर वो नहीं है तो फिर क्या करेंगे, उसके घर पे कोई वयस्क व्यक्ति होगा, पुरुष होगा या फिर कोई नौकर होगा, उसको सौंप दो। अगर वो भी नहीं है तो फिर क्या करोगे, आप 2 पड़ोसियों को लो और पड़ोसियों को लेकर के उसके घर पे जहाँ सहज दृश्य भाग है वहाँ पर उसको चिपका दो। ठीक है, अगर वो कहता है कि नहीं नहीं ये तो जो यहाँ रहता था जिसके नाम पे नोटिस है वो तो किराएदार था या फिर कोई और व्यक्ति था वो घर बेच के चला गया, तो फिर आप क्या करेंगे, नगर पालिका क्या करेगी, उसका जो एक फोटोकॉपी है उस नोटिस की अपने कार्यालय में चिपकाएगी और मान लिया जाएगा कि व्यक्ति को नोटिस दे दिया गया। उसके बाद अगर मान लो कि वो कहीं बाहर रहता है तो उसको रजिस्ट्रीकृत जो डाक है उसके द्वारा भेजा जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 285 में हमने देखा था कि व्यष्टि अगर नोटिस की अवज्ञा करता है, ठीक है, तो नगर पालिका उस कार्य को स्वयं कर देगी और उसका खर्चा व्यक्ति से ले लिया जाएगा। फिर हमने पढ़ी थी धारा 286 में हमने पढ़ा था सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा। तो इस पर क्या होगा, जुर्माना 2000 से लेकर के 5000 तक लगेगा। ठीक है, जारी रखते हो तो 50 रुपये से 100 रुपये प्रतिदिन आपको देना पड़ेगा। इसके बाद हमने धारा 287 पढ़ी थी। 287 में लिखा हुआ था कि अगर स्वामी या अधिभोगी किसी कार्य को नहीं करते हैं तो उस कार्य को नगर पालिका करेगी और उससे जो खर्चा होगा वो खर्चा प्लस 10% एक्स्ट्रा किससे, स्वामी या अधिभोगी से वसूल लिया जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 288 में हमने ये पढ़ा था कि स्वामी के द्वारा कोई व्यतिक्रम किया जाता है, मतलब स्वामी किसी कार्य का उल्लंघन कर रहा है, काम नहीं कर रहा, तो उस काम को किराएदार कर लेगा या अधिभोगी वो करवा देगा और इसके पैसे वो स्वामी से वसूल लेगा, नहीं तो किराए में से काट लेगा। फिर हमने पढ़ी थी धारा 289 में हमने पढ़ी थी कि अगर कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है, ठीक है, अधिभोगी कार्य नहीं करने देता है मकान मालिक को और वो 8 दिन तक इसमें बाधा डालता है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो इसका खर्चा किससे लेगा, अधिभोगी से लेगा और उसको जुर्माना 1000 से 2000 रुपये प्रतिदिन देना पड़ेगा और उस पर लेट होने के कार्य जो है वो उस पर मकान मालिक पर नहीं लगाए जाएंगे। फिर हमने पढ़ा था धारा 290 में हमने पढ़ी थी नगर पालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने पर जुर्माना। अगर आप नगर पालिका के कार्य को बाधित करते हो तो 2000 से लेकर के 5000 जुर्माना लगेगा। पुलिस कार्रवाई, वो पुलिस जो है आपको पकड़ के लेकर के जा सकती है। फिर हमने पढ़ी थी धारा 291 में यह है कि अगर इस अधिनियम के किसी भी नियम या उपनियम को आपने भंग किया या फिर तोड़ा है तो अगर उसमें जुर्माना नहीं लिखा हुआ है तो आप पे जुर्माना लगेगा 2000 से लेकर के 5000 तक। फिर है धारा 292 में लिखा हुआ था परियोजनाओं के लिए प्रवेश। ठीक है, अगर नगर पालिका इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए किसी कारण से आपके घर में प्रवेश कर सकती है, लेकिन इससे पहले 24 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में प्रवेश करेंगे और सामाजिक और धार्मिक रीतियों का जो है ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 293 में लिखा हुआ था निवारक निरीक्षण। अगर किसी भवन या भूमि पर अधिनियम के नियमों का उल्लंघन होने का कोई पाया जाता है तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सीएमओ या स्वास्थ्य अधिकारी जो है वो बिना नोटिस के उसमें प्रवेश कर सकेंगे और इसमें सामाजिक और धार्मिक रीतियों का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 294 में हमने देखा था प्रवेश करने की शक्ति। तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण या तलाशी आदि के लिए ताला तोड़वाया जा सकता है, फाटक खुलवाए जा सकते हैं। ठीक है, ये धारा 294 में पढ़ा था। उसके बाद हमने देखी थी धारा 295 में लिखा हुआ था कतिपय मामलों में क्षतिपूर्ति का निर्धारण कौन करेगा। ठीक है, तो क्षतिपूर्ति का निर्धारण कौन करेगा, तो स्थानीय निकाय के निदेशक के द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी डिसाइड करेगा। अगर कोई भूमि से संबंधित कोई मामला है तो वो भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत उसका वो क्षतिपूर्ति दी जाएगी। फिर लिखी हुई थी धारा 296 में लिखा हुआ था खर्चे या व्यय कैसे अवधारित और वसूल किए जाएं। ठीक है, तो किसी भी खर्चे या व्यय के संबंध में विवाद होने पर नगर पालिका खुद डिसाइड करेगी कितनी रकम देनी है और उसकी वसूली कर के थ्रू की जाएगी।
उसके बाद 297 में हमने पढ़ा था राज्य नगर पालिका संघ का गठन करना और उसके कार्य क्या क्या होंगे। तो अगर आधे से अधिक नगर पालिकाएं लिख करके दे देती हैं कि हाँ हम चाहते हैं गठन बनाना, तो एक संघ बनाया जाएगा। किसके नाम से? राजस्थान राज्य नगर पालिका बोर्ड के नाम से संघ बनाया जाएगा। और उसके कार्य क्या क्या होंगे? तो उसके कार्य होंगे नगर पालिका के हितों की रक्षा करना, विवादों का परीक्षण करना, इस संबंध में सरकार को जानकारी देना और नगर पालिका प्रशासन में सुधार करना। कुछ कार्य जो है जैसे वो कौन कर सकती है? राज्य सरकार ही कर सकती है। जैसे इसका संघ का संविधान बनाना, संघ कार्य कैसे करेगा, इसके लक्ष्य क्या होंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, लेखा जोखा कहाँ से कैसे क्या को होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? राज्य सरकार डिसाइड करेगी। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था। फिर हमने चैप्टर पढ़ा था 12A, ठीक है। 12A में हमने पढ़ा था संपत्ति के विरूपण का निवारण। तो वही बात है, 297 कै पढ़ा था, 297 कै में हमने ये पढ़ा था, संपत्ति का विरूपण करते हो तो जुर्माना लगेगा, कारावास 1 वर्ष तक लगेगा, 5,000 से 10,000 तक जुर्माना लगेगा। अगर दोबारा किसी काम को करते हो तो 2 वर्ष तक जुर्माना लगेगा, 1,000 से लेकर के 2,000 तक जुर्माना लगेगा, 2 वर्ष का कारावास लगेगा। 297 ख में भी वही है, अगर आप प्रयत्न करते हो तो भी यही जुर्माना लगेगा, आप दुष्प्रेरक किसी को भड़काते हुए काम करने के लिए तो भी ये जुर्माना लगेगा। और दूसरा फिर 297 घ पढ़ा था। 297 घ में हमने ये पढ़ा था कि भाई लेखन आदि को मिटाने की नगर पालिका की शक्ति। अगर आपने विज्ञापन पे या किसी सार्वजनिक दीवार पे कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया है तो फिर उसको मिटाने की शक्ति किसकी रहेगी? नगर पालिका की रहेगी। उसके बाद हमने पढ़ा था 297 में ये पढ़ा था समन करने की शक्ति, मतलब आप कारावास के बदले में जेल और जेल के बदले में आप पैसे दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद 297 में पढ़ा था संरक्षण। अगर स्थानीय प्राधिकारी ने कोई सद्भावना से कोई कार्य किया है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बाद 297 पढ़ा था। 6 में हमने ये पढ़ा था कि ये कानून सर्वोच्च है। अगर कोई बात होती है, एक अपराध के लिए 2 कानून बने हुए हैं तो इस अधिनियम का कानून जो है उस पर लागू होगा। फिर 297 जय पढ़ा था। जय में हमने परिभाषाएं पढ़ी थी, विरूपण, संपत्ति, लोक स्थान, लोक दृश्य और लेखन की हमने क्या पढ़ी थी? परिभाषा पढ़ी थी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, धाराएं याद हो गई होंगी। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एक्ट के जो 9 चैप्टर अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम नियम पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप तब तक आप पढ़ते रहोगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।